को उन टॉपिक्स पे बात करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर हम जितने साइकोलॉजिस्ट हमारे हैं और जितने हमारे एडवाइज़र, गाइडर, सेमिनार होल्डर, इस तरह के जो लोग हैं, वो भी दुनिया की नर्वस को देख के, दुनिया के इंटरेस्ट को देख के ही टॉपिक चूज़ करते हैं कि यार किस टॉपिक पे बात की जाए, ताकि लोग उसको पसंद करें। अगर आज आप कोई भी वीडियो बनाएं ना और हेडिंग ये लिख दें कि 3 टिप्स टू बिकम मिलियनर्स, टू बिकम बिलियनर्स, कि जनाब हम 3 टिप्स बता रहे हैं जिससे आप मिलियनर बन जाएंगे और बिलियनर बन जाएंगे। आप नीचे चाहे ये लिख दें कि एक तो आपको मुर्गियां पालनी चाहिए, दूसरी आपको भेड़ें रखनी चाहिए, तीसरा आपको मेडिसिन का काम करना चाहिए। ठीक है ना, ये तीनों काम आपको मिलियनर बना दें। तो उसको एक दफा ना क्लिक हर बंदा करके देखेगा कि यार वो कौन से 3 टिप्स हैं कि जिससे मैं मिलियनर बन जाऊंगा। नीचे चाहे आप लिख दें कि एक तो आपको ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहिए, दूसरा जो है ना वो आपको क्लॉथ मर्चेंट में आ जाना चाहिए, थर्ड आजकल गर्मियों का सीजन आ गया, आपको आइसक्रीम अच्छे से जो है ना वो किसी फैक्ट्री में बना के बेचनी चाहिए। आगे आप जो भी करें, उन्होंने एक दफा उस हेडिंग नु टच करना है कि यार इस हेडिंग में ये बताया गया है कि जनाब जिंदगी में अमीर बनने के ना ये 3 टिप्स हैं। हाउ यू बिकम इक्वल टू बिल गेट्स, आप बिल गेट के बराबर कैसे जा सकते हैं। बस फिर नीचे कोई अगर इतना भी कह देना भैया आप मेहनत करके उसके बराबर जा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक दफा क्लिक को जरूर करना है कि यार ये जो उन्हें की क्या, मैं किवें बिल गेट के बराबर जा सकना, ठीक है ना, किवें मैं बिल गेट बन सकता हूँ। तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा जहन में रखते हुए कि हमने इतने क्रूशियल, इतने सीरियस और इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, क्वेश्चंस पे बात करी, मगर उनके जब व्यूवर देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो किसी के 12 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 17 हैं, और 12, 15, 17, 20, 30 लोग वही होते हैं जो इधर यहाँ पे बैठकर हमारे सामने आते हैं। लगता है कि इस 17 लोग ने जेडे उस वीडियो ਨੂੰ देखते ने, तो बाकी वो वीडियो कोई देखता नहीं, क्योंकि वो टॉपिक लोगों को अपील नहीं करते, जबकि जिंदगी से रिलेटेड वही टॉपिक है, जिंदगी को बनाने वाले वो टॉपिक हैं। आज जो मैंने टॉपिक चूज किया था, उस टॉपिक की मैं थोड़ी सी बेस और उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं। मैंने ये टॉपिक चूज किया था कि हाउ यू कैन लिव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, हाउ यू कैन लिव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। एक तो आप हैप्पी कैसे रह सकते हैं, और दूसरा आप अपनी उम्र को, आयु को, एज को बढ़ा कैसे सकते हैं, इसको आप लंबा कैसे कर सकते हैं। इस चीज पे दुनिया ने जब सर्च करी कि यार किस किस एरिए और किस किस देश के लोग जो हैं उनकी एज बड़ी लंबी है, तो दुनिया के मुख्तलिफ देशों में जो एवरेज रेट है एज का, वो जैपनीज का ज्यादा है। जैपनीज जल्दी मरते नहीं है, ये काफी बूढ़े हो के ना चलते रहते हैं, बुढ़ापे में भी ये जिंदा रहते हैं, इनकी उम्रें बहुत लंबी हैं। तो एक आदमी है हैकरिल, वो यूरोप के रहने वाला था, उसने 2004 में स्पेशल ये चीज जान के कि आखिर जापानीज की लंबी जिंदगी का राज क्या है, जापानीज इतना लंबा अरसा कैसे जिंदा रहते हैं, उसने जापान को प्रॉपर विजिट किया, और विजिट करके उसने जापान के डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट स्टेट, प्रोविंसेस और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लोगों की कल्चरल वैल्यूज थी, उसको प्रॉपर से उसने स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद वो एक ऐसे जजीरे में पहुंचा, एक ऐसा एरिया जो है वो जापान का, उसमें वो पहुंचा। तो वहां उसने ये देखा कि वहां की जो एज है वो एवरेज एज से भी 10-20 साल ज्यादा है। उस एरिया के लोग जो हैं वो 120 साल तक रहते हैं, और वैसे नॉर्मल जापानी 100 साल तक रहते हैं, और एवरेज जो नीचे एज में भी चले जाते हैं वो डालें तो 84 उनके यहाँ मर्दों की एज है, और 90 ईयर तक के जनानियां, नारियां
औरतें जिंदा रहती हैं। औरतें हमेशा ही जिंदा रहंदियां ने, क्योंकि वो हमेशा दुनिया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਮਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਉਹ बाकी बेचारे मर जाते ने, आपको उत्थे बैठियां रहंदियां। ठीक है। तो अब उसने जब जापान के उस एरिया में आकर सर्च करी, विजिट करी, जो एनालिसिस उसने किया, उसने एनालिसिस करके जो 4 पॉइंट उसने डायग्नोज करे, उन 4 पॉइंट्स के ऊपर ना उसने एक बुक लिखी, और उस बुक के अंदर उसने वो चारों पॉइंट लिखे। वो चारों पॉइंट क्या हैं? अगर हम इसी टॉपिक को, जो टॉपिक अभी हमने चूज करके जिसका नेम हमने लिखा है कि हाउ यू कैन लिव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, इसी टॉपिक को अगर आप ये कह देना कि हाउ यू कैन बिकम अ सुपर बिजनेसमैन, आप एक सुपर बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें उस एक टॉपिक के अंदर कवर होती हैं, जो उसने वो लिखी हैं चीजें, या जो उसने शो करी हैं। उसने ये कहा कि जिस एरिया के मैंने लोगों को देखा, उस एरिया के लोगों को मैंने जब स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि यार ये लोग जो है ना, 4 बातें इनमें लाजमी हैं। वो 4 बातें, वो 4 प्रिंसिपल्स, वो लॉज, या वो जगह के जिनके ऊपर उनका फोकस ज्यादा था, वो ये था कि वो लोग अपने लिए जो भी कोई प्रोफेशन या जो वो काम ढूंढते थे ना, कि मैंने क्या करना है या मैंने क्या बनना है लाइफ में, जिंदगी में मैंने क्या बनना है, तो वो सबसे पहले ये देखते थे कि उनको किस चीज का शौक है, कौन सी चीज उनको सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है। मसलन एक आदमी है, हो सकता है कि उसको डॉक्टर बनना पसंद हो, दूसरा आदमी है उसको इंजीनियर बनना पसंद हो, तीसरे को जज बनना बहुत अच्छा लगता हो, चौथे को फौजी बनना बहुत अच्छा लगता हो, पांचवें को बिजनेसमैन बनना बहुत अच्छा लगता हो, छठे को पायलट बनना बहुत अच्छा लगता हो, सातवें को कोई और जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना बहुत अच्छा लगता हो। तो वो लोग अपनी चॉइस में जो बेस्ट ऑप्शन उनको सबसे ज्यादा फेवरेट ऑप्शन लगता है, सबसे पहले अपने लिए वो फेवरेट ऑप्शन को चूज करते हैं। ये नहीं होता कि आपको पसंद तो बिजनेसमैन बनना है और एडमिशन आपने डॉक्टरी में लिया हुआ है, चाहते आप ये हैं कि आप जज बने और बना आप इंजीनियर रहे हैं, बनना आप पायलट चाहते हैं और एडमिशन आपने वो लॉयर का लिया हुआ है। तो वो लोग अपने साथ इस तरह का ना ज्यादती नहीं करते, जुल्म नहीं करते। वो जो चीज बनना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी पसंद का वो जो प्रोफेशन है वो ढूंढते हैं, वो एक लिस्ट बनाते हैं, और उस लिस्ट में से वो चीज सिलेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा मुझे ये जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा पसंद है। तो उसने बाकी भी इंसानों के लिए ये असूल बनाया कि अगर हम अपनी पसंद का काम करेंगे, जो काम हमें पसंद है, तो ये चीज हमारी जिंदगी को हैप्पी भी रखेगी और हमारी एज को, आयु को बढ़ाएगी भी। हम जल्दी मरेंगे भी नहीं और हम में प्रसन्न भी रहेंगे अपनी लाइफ में। दूसरी चीज जो उसने आइडेंटिफाई करी वो ये थी कि जी हमें वो काम करना चाहिए जिसकी आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत समझ हो, जो आपको थोड़ा बहुत आता हो, और जिसमें आप जल्दी से सीखने का एप्टीट्यूड रखते हो। एक आदमी है, उसकी फैमिली में उसका मामा चाचा जो है वो ज्वेलर है, और ये जब स्टूडेंट लाइफ में जब कभी इसको समर वेकेशन होती हैं, जब कभी संडे होता है या कोई ऐसा होता है, तो ये जाकर उधर बैठ जाता है और उनको सन्नी थोड़ा चलाते हुए देखता रहता है, थोड़ा बहुत समझता रहता है। अब ये लर्निंग इसको अपना प्रोफेशन लेने से पहले ही कुछ ना कुछ फैमिली से सूझबूझ मिल गई है कि मुझे कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए। तो ये एक ऐसा स्किल इसके अंदर आ चुका है जो इसने अभी जाकर किसी जगह पे स्टडी नहीं किया, किसी जगह से सीखा नहीं है या समझा नहीं है या जाना नहीं है, ये बाय विर्च्यू इसको मुफ्ते में मिल गया है। तो वो लोग भी अपने प्रोफेशंस में से अगली चीज जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि मैं किस में लर्न हूं,
मेरा एप्टीट्यूड किधर का है, मैं क्या चीजें जल्दी से कर सकता हूं। कुछ बच्चे होते हैं कि यूरोप में अमूमन अपने बच्चों को वो जब लाइन देते हैं ना, तो वो नर्सरी क्लास 1 में ही उनका एप्टीट्यूड देखते हैं। वो एक ऐसे कमरे में 10-20 बच्चों को भेज देंगे कि जहां डिफरेंट चीजें पड़ी हैं। हो सकता है कि एक बच्चा उधर ना पेचकस लेके ना उसको किसी जगह से नट खोल रहा होगा, नट जड़ रहा होगा। दूसरे बच्चे को आप देखेंगे तो हो सकता है कि वो मेंढक की तरह ना अपने चारों पांवों पे ना उस सारी चीजों के पीछे पीछे उछल रहा होगा। तीसरा बच्चा कुछ और एप्टीट्यूड शो कर रहा होगा। पांचवा जो है वो हर एक चीज से पकड़ कर ना लिखने की कोशिश कर रहा होगा। छठा जो है वो किसी को ऐसे पकड़ के ना खिलौने को जहाज की तरह से उड़ाने की कोशिश कर रहा होगा। तो उससे उनके साइकोलॉजिस्ट पास बैठे होते हैं, वो पूरी क्लास के बच्चों के इस एप्टीट्यूड से गेस करते हैं कि इस बच्चे को हम इंजीनियरिंग लाइन में डालेंगे, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, इसको हम लॉयर बनाएंगे, ये इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा बनेगा, ये फलां चीज बहुत अच्छी कर ले सकता है, ये इसमें ये एप्टीट्यूड है। हमारे यहाँ +2 तक बच्चे बेचारे 14 साल हो जाते ने स्कूल पढ़ते हैं, उन्होंने यह नहीं पता होंगे कि उन्हें बनना की है। अमूमन आप +2 के बच्चे से पूछें कि भाई आपने क्या बनना है, पापा कहते ने पायलट बन जा, तो फिर आप पायलट क्यों नहीं बनते। वो मम्मा कह रही थी नहीं आपने डॉक्टर बनना है, तो फिर आप डॉक्टर क्यों नहीं बनते। मुझे तो टीके लगाने से ही बड़ा डर लगता है, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं। मैं तो सोच रहा हूं अपनी फैक्ट्री खोलूंगा, तो फिर फैक्ट्री खोल लो। और दादा ने भी पहले खोली थी, दादा कहते ने फैक्ट्री ना खोली ए बड़ा स्यापा हुंदा है, तू कोई होर काम कर ले। तो वो बेचारा कंफ्यूज रहता है, उसको यही नहीं समझ आती कि मैंने आगे जाना किस फील्ड में है। अपनी जान के लिए भी अजाब, अपनी फैमिली के लिए भी अजाब। तो वो जो दूसरी चीज अपने लिए ढूंढते हैं या जो चूज करते हैं वहां के एरिया के लोग, वो ये देखते हैं कि आप किस चीज में ज्यादा लर्नड है, वो करते हैं। हो सकता है कि उनके परिवार में 6 लोग हों। हमारे देश में अगर आप जाएं ना, हमारे देश में अगर एक डॉक्टर है ना, तो वो कोशिश करता है कि वो अपनी पत्नी भी किधरे वो लभेगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ 3 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 5-6 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ और ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲ ਪਟਾਂਗੇ। ठीक है। तो वो उसी चीज में ही सारे बच्चों को ना जबरदस्ती धकेल के और थल्ले वाले तिन्ना नु भी ना डॉक्टर बना देंगे ने, भावें उन्हां चों एक शायर बनना चाहता होवे, दूसरा बिजनेसमैन बनना चाहता होवे, तीसरा जज बनना चाहता होवे, लेकिन उन्हां नु भी वो जबरदस्ती उधर लेके आ जाते हैं। अब डॉक्टर तो वो बन जाते हैं, मगर जिंदगी भर उनके अंदर डॉक्टर नहीं आता, वो अंदर से डॉक्टर नहीं होते। अंदर से डॉक्टर वही होएगा जो जब छोटा बच्चा होएगा ना, तो वो खिलौनों को भी ना पुड़ी से चाय पिला रहा होगा, पुड़ी से दवाई मेडिसिन खिला रहा होगा, वो खिलौनिया नु भी मेडिसिन दे रहा होगा। इसका मतलब है उसके अंदर एक डॉक्टर हुंदा है, जेड़ा बच्चा बचपन तो वो चीजां कर रहा होवे, ਉਹਦੇ ਤੋਂ पता लगता है कि यार इसके अंदर दा एप्टीट्यूड की है। अब जो सेकंड चीज उन्होंने अपने लिए रखी है वो ये है कि उनके परिवार में अगर 5-6 लोग हैं, तो वहां आपको ये रंगीनी देखने को मिलती है कि बाप जो है ना, वो हो सकता है कि वो कोई ना कोई ऐसा आर्ट का काम कर रहा हो, वो आर्ट में होगा। अगर पत्नी को देखें तो वो एक इंस्ट्रक्टर होएगी, बेटे को देखें तो वो किसी शॉप पे बैठा होगा, पोते को देखें तो वो कहीं और बैठा होगा, चौथा किसी और जगह पे होएगा। वहां वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी लिबर्टी देते हैं कि जिस जिस चीज में जिस बंदे का कोई इंटरेस्ट है और वो जिधर जाना चाहता है उसको जाने के वो पूरे मौके और पूरी आजादी मिलती है। उसी आजादी को वो यूज करते हैं, हैप्पी भी रहते हैं और लॉन्ग लाइफ जीते भी हैं। तीसरी चीज है, वो पूरी दुनिया ही देखती है, जब भी कोई प्रोफेशन कोई चूज करता है तो वो ये देखता है कि यार इससे मुझे अर्न क्या होएगा, ये मुझे पे बैक क्या करेगा। तो वो पे बैक के ना उससे अर्न करने के वो सारे के सारे मेथड स्टडी करते हैं कि मैं इस चीज से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए अर्निंग कैसे निकाल सकता हूं, अर्निंग का तरीकेकार क्या होगा। तो वो तीसरा एस्पेक्ट जो अपने लिए देखते हैं, वो डेफिनेटली हर इंसान हर काम करने से पहले यही चीज देखता है कि उसको पैसा कितना आएगा।
हमारे यहाँ थोड़ा सा इंडिया में ये स्यापा है कि हम सबसे पहले इस तीसरे एस्पेक्ट पे चले जाते हैं। ओ यार ए काम तो मैं करा पर ਇਹਦੇ ਚ पैसे किन्ने आउणगे, ठीक है ना। ਉਹਨੇ ਇਹ नहीं देखना कि ਤੈਨੂੰ ਇਹ पसंद भी है या नहीं, तू ਇਹ कर भी सकना है या नहीं, तेरे पास इस काम की लर्निंग कितनी है, नॉलेज कितना है, जानकारी कितनी है, विजडम कितनी है। तो वो ये चीजें नहीं देखते, वो डायरेक्ट ये देखते हैं कि अच्छा वो फलां बंदा है काम कर रहा है और वो जनाब रोज 10,000 कमा के दिहाड़ लै जाता है, मतलब है महीने का 30 लाख रुपया, ठीक है ना। तो मैं भी जनाब यही काम करूंगा कि मैं भी ऐसे ही कमाऊंगा। भाई हो सकता है कि उसका एप्टीट्यूड और हो, उसकी लर्निंग और हो, उसका बैकग्राउंड और तू किसी और चीज में ज्यादा एक्सपर्ट हो। ये याद रखें कि दुनिया का कोई बिजनेस, दुनिया का कोई काम वो ऐसा नहीं होता कि जिसमें सारे के सारे ही सफल हो जाएं और सारे के सारे ही फ्लॉप हो जाएं। कोई बिजनेस ना अपने करने वालों को सारों को सफल करता है और ना ही सबको नाकाम करता है। कुछ लोग बचपन से एक लेबर के तौर पे आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और वो लेबर से डायरेक्ट उस कंपनी के एचआर मैनेजर बन के, ऑनर बन के, डायरेक्टर बन के बैठे होते हैं। और कुछ लोग एज ए लेबर आते हैं और सारी उम्र वो लेबर ही रह जाते हैं। आप जब कभी उस फैक्ट्री में जाएं तो बाज दफा वो फैक्ट्री का मालिक जो है वो आपको इस तरीके से वेलकम करेगा कि आइए जी, ये मेरे जनरल मैनेजर हैं और ये पिछले 30 साल से हमारी फैक्ट्री में है और ये एज ए लेबर आए थे जी, इन्होंने बड़ी एफर्ट करी जी, बड़ी मेहनत करी और हमने इनकी मेहनत को ऑन किया और आज ये जनाब हमारी फैक्ट्री के जनरल मैनेजर बन के बैठे हैं। फिर वो जब बाहर निकलेंगे ना तो एक बाबा आएगा जो गेट खोलने पे या किसी और जगह पे खड़ा हो गया, वो उससे भी बड़े शौक से मिलवाएंगे जी, ये बाबा हमारे साथ पिछले 35 वर्षों से है, ये हमारे पास लेबर आए थे और आज ये हमारी इस लेबर के सारों के जो है ना वो हेड बने हुए हैं, सिर्फ उनकी हाजिरी लगाते हैं क्योंकि अब ये सिर्फ हाजिरी लगा सकते हैं, लेकिन बाबा बैठा सिर्फ लेबर पे ही रहा है। तो जिस भी आप फील्ड में जाते हैं आप डेवलप करने की सोच ही नहीं रखते, आप किसी ऐसे फील्ड में चले जाते हैं कि जो फील्ड आपको चूज नहीं करना चाहिए था, आपको सूट ही नहीं करता, आप उसके लिए बने ही नहीं है, आपकी बर्थ ही उस चीज के लिए नहीं हुई और आपने वो गलत अपने सर पे बिठा लिया है। आप अगर अपनी पसंद और अपनी लर्निंग को पहले देख लें और उसके बाद आप उसका अगला तीसरा स्टेप देखें कि मुझे इससे क्या अर्न होएगा, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे फैक्ट्री वाले, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन के दुनिया के सामने आएंगे। फोर्थ चीज जो वो कहते हैं वो ये देखते हैं कि जी अगर कोई शख्स किसी न किसी फील्ड में आना है तो वो ये भी देखे कि जो उस फील्ड से प्रोडक्ट निकलेगी, जो चीज उसने पैदा करनी है, जो चीज उसने सोसाइटी को देनी है, जो चीज वो प्रोड्यूस करके सामने लाएगा, आया उस चीज की सोसाइटी को जरूरत कितनी है, सोसाइटी की वो नीड कितनी है। अगर एक आइटम में 1 साल के बाद बिकना है और आप वही आइटम बनाए जा रहे हैं और आपको पता है कि ये आइटम सिर्फ दिवाली के दिवाली ही बिकता है, उसके बाद इसको सारा साल कोई नहीं खरीदता है, तो आपको उसकी नीड को अच्छे से एनालिसिस कर लेना चाहिए कि सोसाइटी में इसकी नीड कितनी है। और दूसरी तरफ अगर चीनी है तो आपको पता है कि हर घर के अंदर वो चाहे गरीब है चाहे वो प्रधानमंत्री है, उसके घर में चीनी जरूर होएगी, बिस्कुट उसके घर में जरूर होएगा, ये नूडल उसके घर में जरूर होएंगी, और ये जनाब फलां छोटे मोटे आइटम जो डेली यूटिलिटी के आइटम है, ये ऐसे आइटम है कि जिसका सारा साल एक जैसा सीजन रहता है और ये हर साल बढ़ते चले जाते हैं। कपड़े जब से इंसान पैदा हुआ है ये उसकी जरूरत है, ये जूतियां जब से इंसान पैदा हुआ है उसकी जरूरत है और ये सारा साल चलती रहती हैं। तो नीड जो है सोसाइटी की, हम उसको देखे बगैर अपने लिए प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। जब नया नया कंप्यूटर चला था तो इतने लोग कंप्यूटर में भाग गए, इतने उधर चले गए कि जनाब बाद दे विच उन्होंने मास्टर कर लिया तो क्लर्कां दी जॉब लभदे फिरन। यकदम आप इतने चले गए कि इतनी सोसाइटी की जरूरत नहीं थी और आपने सोसाइटी की जरूरत से एक्सीड अपना जो वो पोटेंशियल था वो आपने उस तरफ डाल दिया और उससे आप नाकाम हुए। ये जो बुक है जिसके अंदर उसने ये 4 प्रिंसिपल लिखे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इस बुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर ना वीडियो बनाई हुई हैं।
जो इस बुक के यही चारों प्रिंसिपल जो हैं बड़े अच्छे से समझाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बताते हैं कि यार ये चार प्रिंसिपल जो हैं आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, एक हैप्पी लाइफ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए कैसे कैसे हेल्प करेंगे। मैंने भी ये वीडियो देखी है, बुक तो मैं पढ़ नहीं सका ना, मुझे वो मिली है, लेकिन इस बुक के बारे में जो लोगों की डिस्कशन है वो मैंने सारी सुनी है या लोगों से इसके बारे में जाना है। इस बुक का नाम है इकिगाई, IKIGAI, इकिगाई। इकिगाई अगर आप नेट पे भी लिखेंगे, इस पे गूगल पे भी डालेंगे तो ये आ जाएगी। हमारे भी देश के काफी सारे लोगों ने, कुछ लेडीज ने, कुछ मेल ने इसके ऊपर कमेंट किया, इसके ऊपर वीडियोस बनाई और उन्होंने इस बुक की पूरी डिटेल दी है। ये बुक इतनी मशहूर हुई कि इसको चंद महीनों के अंदर लाखों लोगों ने इसको रीड किया। ते गल्लां विच किहड़ियां ने? गल्लां ਉਹ ਹੀ ਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਪੇ ਚ ਨਾ ਪਵੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ठीक है ना? अब ये चीजें करते हुए ये चार चीजें पूरी दुनिया मद्देनजर रखती है। लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि बहुत सारी मूवीज बनती हैं और वो मूवी बनते ही हिट हो जाती हैं, और बहुत सारी मूवीज बनती हैं, बड़ी अच्छी मूवी होती हैं, लेकिन वो फ्लॉप हो जाती हैं। खैर, अगर सारे ही बाबा विनोद हो तो फिर तो 100% ही फ्लॉप हो जाए, क्योंकि बाबे ने आज तक जाके देखी ही नहीं है, जदों को जाके देखेगा ही नहीं तो फ्लॉप तो होनी ही होनी है। लेकिन अगर सारे बाबा विनोद ना हो, कुछ आम जनता भी हो, तो बहुत सारी मूवियां हिट भी हो जाती हैं। मूवी के हिट होने का कारण क्या होता है, रीजन क्या होती है? वो मूवी हिट होती है कि जिसमें या तो कोई नई बात की गई हो या बात के करने का अंदाज नया। बस सिर्फ इतनी बात कि अगर आप अपना अंदाज बात के करने का चेंज कर देते हैं, नया बना देते हैं, या कोई नई बात आप कर रहे होते हैं, दोनों सूरतों में मूवी हिट हो जाएगी, वो लोगों को कैच कर लेगी। ये फन जिसको आ गया वो अपने फन को कैच कर लेता है। और अगर हम यही फन एक बिजनेसमैन बनने के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए भी ढूंढ लें कि हमने बात ऐसे करनी है कि अगले बंदे को या तो वो बात नई लगे या फिर बात करने का अंदाज नया लगे, जब आपके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, इतनी लचक आ जाएगी, तो यकीनन आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। जो लोग अकड़ की वजह से, अपनी स्ट्रिक्टनेस की वजह से अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाते, वो जब चलते हैं आगे से जरा सी रुकावट आ जाए उसके साथ ही मत्था फोड़ते रहेंगे, पता लगेगा कि शाम को मत्था भी टूट गया तो पाइया खून भी निकल गया तो पत्थर उथे दा उथे खड़ा है। ये काम पानी नहीं करता। पानी जब जाता है ना, आगे से पत्थर आए ना, तो वो फौरन अपना रास्ता चेंज करके इधर से निकल जाएगा। आगे से दूसरा पत्थर आएगा, पानी इधर से निकल जाएगा। आगे से तीसरा पत्थर आएगा, पानी यूं से निकल जाएगा। वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। और एक वक्त आता है कि ये पत्थर जो उसके लिए अड़चने बनाते रहे थे, पीछे से पानी इतने जोर से आता है कि ये पानी के साथ ही पत्थर भी बेचारे बह के बीच में जा रहे होते हैं और इनको कोई पूछता ही नहीं कि पाजी तुसी कितने चल रहे हो। तो अगर यही एप्टीट्यूड इंसान अपना ले कि जहां जो भी हर्डल आई है उस हर्डल को अपनी अना ना बनाए, अपनी ईगो ना बनाए, अपनी रोक ना बनाए, उससे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके दाएं से निकल जाए, तो निकलने का रास्ता बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब होता क्या है कि बाज दफा एक वडेरा आदमी, एक बड़ा आदमी, बड़ा बूट सूट पा के और सारा अपना घरों स्यापा करके बाहर निकलेगा, कौन सड़क ते आया है ते देखदा है कि जनाब पहली बस भी भरी हुई आई है, नहीं मैं नहीं बैठना जिन्नी देर तक अगे मैनू फ्रंट सीट दे उत्ते खाली कोई सीट नहीं लभदी, मैं नहीं इहदे च वड़ना। दूसरी बस आएगी उहदे च भी नहीं वड़ेगा, तीसरी बस आएगी उहदे च भी नहीं वड़ेगा। अंत यह होएगा कि वो जनाब महाराज जी सारा दिन उत्थे खड़े रहणगे, कोई खाली बस आउणी ही नहीं कि जिहदी फ्रंट सीट खाली होवे, ते इस वास्ते वो शाम नू वापस लौट आएगा और आके अम्मा नू कहेगा कि अम्मा मैं ते अज जा ही नहीं सकिया, वो जिन्नियां बसां आईयां सी
ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਕੂਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਰ ਬੱਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ही नहीं सकिया। इस आदमी ने अपने आप को एक रोक के साथ, एक रुकावट के साथ खड़ा कर दिया कि जी ये रुकावट है कि जी बस भरी हुई है तो फ्रंट सीट खाली नहीं, ठीक है। अगर इसने अपने साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लिया, थोड़ा सा समझौता कर लिया कि कोई बात नहीं यार, खड़े होके जाना है, चलो आज का दिन चले जाते हैं, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आप एक बस देख लें, अगर दूसरी में भी वैसा ही रश है तो आप समझ जाएं कि शायद पीछे रश इतना होएगा कि मुझे अगली 10 बसों में मौका नहीं मिलेगा। आप किस्मत पे विश्वास ही नहीं करते, फ्यूचर को आप जानते ही नहीं है, भविष्य का आपको आइडिया नहीं होता, आप एक ही स्टेप के साथ अकड़ के खड़े हो जाते हैं, आप उसके अंदर पांव नहीं रख रहे, बैठ नहीं रहे। हो सकता है कि बैठते ही जो ही आप बस के अंदर जाएं और फ्रंट सीट पे जो बंदा बैठा है, मे बी वो आपका स्टूडेंट निकल आए, मे बी वो आपका नेबर निकल आए, मे बी वो आपका कोई फॉलोअर निकल आए, मे बी आपका वो कोई जानकार निकल आए, आपका गुरु भाई निकल आए, तो शायद ये भी हो सकता है कि जाते ही आपको वही फ्रंट सीट मिल भी जाए। अगर फ्रंट सीट नहीं मिली, आप बस के अंदर बैठे हैं, 5 मिनट बस चलेगी और मे भी अगले स्टॉप पे 50 बंदों ने इकट्ठा ही उतरना हो, ये पीछे से जितना रश आ रहा है ये अगले स्टॉप पे सारे का सारा उतर रहा है और अगले स्टॉप पे हर बस ही आधी खाली हो रही। आप जो ही 5 मिनट के बाद अगले स्टॉप पे पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा यार इत्थे ते मेला लग गया सी, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਲਈ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ खाली हो रही ने। जब खाली हो जाएगी आपको जगह मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो थर्ड ऑप्शन ये भी है कि 5-10 मिनट के बाद कोई एक बंदा उतरेगा, शायद आपको वो सीट कोई दे दे कि यार ये बूढ़ा आदमी है, मुअज़्ज़ज़ आदमी है, रिस्पेक्टेबल आदमी है, इतनी देर से खड़ा हुआ है, यार मैं यंग आदमी हूं, मैं खड़ा हो जाता हूं, चलो इसको बोल देता हूं अंकल आप बैठ जाइए, मे भी आपको वो बैठा दे और तीसरी जगह पे फ्रंट सीट भी आपको मिल जाए। जब तक आपके अंदर सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज करना नहीं आता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने अंदर कंप्रोमाइजिंग एप्टीट्यूड रखें। ये 4 जो उसने प्रिंसिपल दिए, ये चारों प्रिंसिपल अपनी जगह पे ठीक हैं, मैं इन सब से एग्री करता हूं और ऐसा होना चाहिए। एक हैप्पी लाइफ के लिए, एक सफल लाइफ के लिए, एक लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ये 4 चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मगर सबसे पहले मैं आज आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी क्या है? आप किस चीज को जिंदगी कहते हैं? जिंदगी क्या चीज है? हम सब ने ये टॉपिक तो सुन लिया, वो इक्का गाय सुन भी लिया, और कई लोगों ने तो सुन के फौरन उन्होंने इक्का गाय को ब्रोज भी कर लिया, ढूंढ भी लिया, देख भी रहे हैं, पता भी कर लिया कि उसमें क्या है या क्या नहीं, वो वीडियो तक भी पहुंच गए, सुन भी रहे हैं। ये सारी चीजें लोग बड़ी तेजी से करते हैं और ये किसी ने भी अभी तक नहीं सोचा कि व्हाट इज लाइफ। उसने ये लिखा है द 4 प्रिंसिपल टू लिव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, और हमें अभी तक ये नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। व्हाट इज लाइफ? जिंदगी है क्या भला? अगर इत्थे 100 बंदे नु खड़ा करके तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ पूछो ना कि यार लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, तो यकीन जानिए 100 के 100 बंदों की डेफिनेशन उसकी डिफरेंट होएगी। वही कहेगा ਉਹ जिंदगी और बाबा जी ये ते स्यापियां दा नाम है, मतलब कि उसने जिंदगी की डेफिनेशन बनाई हुई है कि ये सिर्फ स्यापों का नाम है। दूसरे को पूछो वो जिंदगी की चीज है जी, लाइफ क्या चीज है, और लाइफ वो ये तो जी अच्छे सपनों का नाम है। अच्छा भाई ठीक हो गया। तीसरे से पूछो वो जिंदगी क्या चीज है, वो अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाने का नाम है जी। अच्छा भाई ठीक है। पंजवें को पूछो वो जी एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाने का नाम जिंदगी है। 5वें से पूछो अच्छा डॉक्टर बन जाने का नाम जिंदगी। यहां इंसान जिंदगी की जितने इंसान हैं उतनी डेफिनेशनें गढ़ के बैठा है। मेरे बेटे मुझे किसी की भी डेफिनेशन से कोई अंतर नहीं है, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना मैं किसी पे क्रिटिसाइज करता हूं कि जी आप जिंदगी की डेफिनेशन ये क्यों करते हैं, या आप जिंदगी को यूं क्यों देखते हैं, या आप जिंदगी को यूं क्यों बोल रहे हैं। मेरे नजदीक जिंदगी जो है ये आपकी फर्स्ट ब्रीथ से लेकर लास्ट ब्रीथ के दरमियान में जो टाइम है ना, उस टाइम उस वक्त का नाम जिंदगी है। फर्स्ट ब्रीथ से लेकर
लास्ट ब्रीथ तक का जो टोटल टाइम है, इस टोटल टाइम का नाम जिंदगी है। इसको लाइफ कहना चाहिए, वक्त जिंदगी है। आप जब भी कभी कोई किसी बंदे को कोई भी चीज देते हैं, उसके अंदर और कोई चीज हो या ना हो, उस चीज के देने में वक्त लाजमी होएगा, टाइम जरूर आएगा। आपको जिंदगी में जिस इंसान से भी कुछ मिलेगा ना, उस चीज के अंदर आपकी पसंद या नापसंद हो या ना हो, क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, वो चीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन उस चीज के साथ वक्त जरूर आपकी तरफ आ रहा है। हम इस लिहाज से, इस एंगल से लाइफ को नहीं देखते कि लाइफ वक्त का नाम है। और याद रखिए, जिस बंदे को वक्त की कदर करना नहीं आती, टाइम की कदर करना नहीं आती, वो वक्त को सीरियस नहीं लेता, यकीन जानिए वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। अगर आप वक्त को सीरियस लें, वक्त को प्रीशियस समझें, और आपकी लाइफ, चूंकि सारी चीजें जो हैं वो इससे छोटी प्रीशियस हैं। बाज़ दफा ऐसा भी आता है कि आप वक्त के लिए अपना सारा कुछ देने के लिए तैयार होते हैं कि मुझे कुछ वक्त मिल जाए। जब आप वेंटिलेटर पे आखिरी सांसें ले रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आप रब से और दुनिया से और डॉक्टरों से ना सिर्फ वक्त मांग रहे होते हैं कि जी मुझे कुछ थोड़ा सा ना वक्त मिल जाए। अगर आप जवानी में बीमार हुए हैं ना, तो आपको खौफ वक्त के छिन जाने का है। और मुझे समझ नहीं आती कि लोग दूसरों को किल कर देते हैं, और किल करने का मकसद है जी 10,000 रुपया लेना, किल करने का मकसद है जी प्लाट के ऊपर कब्जा करना, किल करने का मकसद है जी इसने मुझे गाली दी थी जी मैं उसकी पनिश इसको कर रहा हूं। लेकिन यकीन जानिए कि जिसको आप किल करते हैं, आप उससे और कुछ भी नहीं छीन रहे, आप उससे और कुछ भी नहीं ले रहे, आप उस बंदे से सिर्फ वक्त ले लेते हैं, आप उस बंदे का वक्त छीनते हैं। रब ने जो उसको वक्त दिया है, वो वक्त आपने छीना। और यहां ये कोइंसिडेंस है, चलो ये बात आ गई, तो इस बात के साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये याद रखिएगा कि जब कोई किलर किसी बंदे को किल करने की कोशिश करता है ना, किसी का मर्डर करने की कोशिश करता है ना, तो वो मर्डर में तभी सफल होता है कि जब अगले 7 दिन के अंदर अंदर उस बंदे ने वैसे ही मरना हो। ये साइंस की सर्च है। अगर एक बंदे ने अगले 7 दिन में नहीं मरना ना, तो वो गोली लग के भी नहीं मरेगा, क्योंकि उसने मरना नहीं है। वो गोली, पहली बात है कि वो चलेगी नहीं, वो ठुस हो जाएगी, उसको लगेगी नहीं, डाइवर्ट हो जाएगी, कोई और चीज आ जाएगी, 100 चीजें बीच में निकल आएंगी। अगर किलर को ये पता हो कि जिसको मैं किल करने जा रहा हूं, इसने तो अगले 7 दिन में वैसे ही मर जाना है, तो उन्होंने 7 दिन पहले उन्होंने किल करके एडा वड्डा पाप अपने सिर ते चढ़ाने की लोड़ किहड़ी है कि 6 दिन बाद उन्हें वैसे ही कढ़ाया हो जाना। तू नहीं किल करेगा वो गड्डी थले आके मर जाएगा, तू नहीं किल करेगा कोरोना नाल मर जाएगा, तू नहीं किल करेगा तो टीबी नाल मर जाएगा, तू नहीं किल करेगा तो हैजे नाल मर जाएगा, तू नहीं किल करेगा तो टाइफाइड नाल मर जाएगा, तू नहीं किल करेगा तो हार्ट अटैक नाल मर जाएगा। भाई उन्हें तो वैसे ही मरना है, अगले 7 दिन तो उन्हें वैसे ही कढ़ाया हो जाना, लेकिन तू उन्होंने एवं किल करके ओदा खून अपने सिर ते लैन दिया। अब जो किलर है वो आपकी जिंदगी से, आपकी लाइफ से सिर्फ वक्त छीनता है, बाकी वो कोई चीज नहीं छीनता। और ये वक्त ही जिंदगी है, वक्त ही लाइफ है, वक्त को ही प्रीशियस देनी चाहिए। और कुछ लोग जिंदगी को ना मजाक ले लेते हैं, जो जिंदगी को सीरियस नहीं ना लेते, मजाक लेते हैं ना, और वो टीवी पे, ड्रामों पे, फिल्म पे मस्खरे बन के आगे आके लोगों का मजाक उड़ाते हैं। यकीन जानिए, कभी भी आप उनकी जिंदगी के लास्ट 20 ईयर्स को देखिएगा, जिंदगी उनके साथ मजाक करने लग जाती है और उनकी अपनी जिंदगी मजाक बन जाती है। और वो इतनी कसम पुरसी में, इतनी भयानक दुखों वाली लाइफ बिताते हैं लास्ट वाली, कि वो आप कभी उनकी देख नहीं सकते। और ये मेरा ओपन चैलेंज है, ये टीवी और ड्रामों के ऊपर आजकल तो सबसे ज्यादा अर्निंग वाला प्रोफेशन ही ये बना हुआ है ना, कि आप भंड बन जाओ, आप दुनिया को हंसा दो,
आप दुनिया को जनाब ये कर दो, उजतें कर दो, मजाक कर दो, ऐसे कर दो, ये कर दो, और जनाब आप करोड़पति हो जाओ। करोड़पति हो जाओगे, लेकिन जिंदगी जब आएगी ना, आपके साथ मजाक करने के लिए आप उससे नहीं बच पाओगे। मजाक और मजाह दोनों में फर्क है। मजाक वो होता है कि जिसमें आप किसी की इंसल्ट करते हैं, और मजाह वो होता है जिसमें हंसी आती है लेकिन अगले बंदे की इस्लाह होती है, अगले बंदे की करेक्शन होती है, अगले बंदे की गाइडेंस होती है। और अगले बंदे की गाइडेंस कब होती है? कि जब मजाह ऐसा हो कि जिसमें अक्ल यूज हो रही हो और अगले बंदे की अक्ल का इम्तिहान हो। हमेशा ऐसा मजाक करें कि जिसमें अगले बंदे को अपना खोपड़ लगाना पड़े, उसे सोचना पड़े, उसे अपनी ये ऊपर वाली मंजिल खाली करा के ना खुद उधर जाके बसना पड़े, वो रेंट पे ना दे के बैठे। जब आपके मजाक में ये चीजें आएंगी ना, तो फिर उस वक्त आपके मजाक के अंदर भी लर्निंग आ जाएगी और फिर आप अपनी लाइफ को प्रीशियस कहेंगे। जैसे 2-3 दोस्त बैठे हुए ना खजूरें खा रहे थे, और एक आदमी ना खजूरें खा खा के ना अपनी गुठलियां ना दूसरे के आगे जो वो गुठलियां रख रहा था ना, वो अपनी गुठलियां भी ना उसकी गुठलियों पे रख रहा था। अब अपने सामने तो उसके गुठली थी नहीं, सामने जो बैठा हुआ था उसकी गुठलियों में गुठलियां, जाहिर है अपनी सारी गुठलियां उधर रखी तो उसके सामने तो गुठलियां ज्यादा हो गई। दाएं वाले के पास भी गुठलियां थोड़ी थी, इस वाले के पास भी गुठलियां थोड़ी थी। अब इसके पास थी नहीं, इसने अपनी सारी उधर रखी, और जब ये खजूरें खा ली ना तो मजाक में कहता है, यार देखो ए भाई साहब अल्ले ए गुठलियां देखो क्या ने कितनियां खजूरां खा दियां। तो बज़ाहिर तो गुठलियों को देखा तो यही लगा ना कि ए खजूरां सारियां खा गए। तो उस बंदे ने जो आगे से उत्तर दिया, उसने कहा कि यार ये तो बात बिल्कुल ठीक है, मेरे सामने गुठलियां बहुत ज्यादा हैं, मैंने खजूरें ज्यादा खाई हैं, पर मुझे हैरानी हो रही है, मैं देख रहा हूं मेरे सामने गुठलियां हैं, दाएं वाले के सामने हैं, बाएं वाले के सामने हैं, और मेरे जड़ा सामने बैठा है ਉਹਦੇ सामने मैनू कोई गुठली नजर ही नहीं आती। लगता है वो एडा भुखा सी कि वो गुठलियां समेत ही खाई गया। तो अब ये वो चीज है कि जिसमें आप मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों सूरतों में अगले बंदे की अकल का और आपकी अकल का एग्जाम है। जब आप जिंदगी को अकल के साथ जोड़ लेंगे, शऊर के साथ जोड़ लेंगे, कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ लेंगे, तो आप जिंदगी को बेटर तरीके से गुजार सकेंगे। अगर आप ये चीज नहीं करेंगे, जिंदगी को अकल के साथ, विजडम के साथ, लर्निंग के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो आप अपनी जिंदगी को कभी भी सफलता की तरफ नहीं ले जा सकते। इस बुक के छपने पे, इस बुक के बिकने पे, इस बुक के दुनिया की बेस्ट बुक होने पे मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे किहड़ा कोई पल्लियों किसी ने पैसे लैके ते जाके बुक खरीदी है कि जिहड़ा मैनू एक कष्ट होया होवे कि यार हाय हाय मेरे इतने पैसे लग गए बुक खरीदने ते। लोगों ने अपने पल्ले से खरीदी है, लोगों ने खुद पढ़ी है, लोगों ने अपना टाइम दिया है, और अच्छी चीज है, अच्छी बातें हैं, मुझे भी बड़ी पसंद आई हैं ये बातें, मैं भी इन बातों को पसंद करता हूं। मगर मेरा मानना ये है कि आपने सर्च जो है ना वो वन साइडेड करी और आपने रिजल्ट वन साइडेड लिया है। आपने सिक्के का दूसरा रुख नहीं देखा है, आपने दुनिया को एक रुख दिखा दिया, और दुनिया भी सिर्फ एक रुख पे ही चलती है। उसने सही लोगों को ना उनका बूथा देख के चमाट लगाई है कि मैं इनको थप्पड़ कौन सा लगाऊं कि जिससे ये थप्पड़ खाने के बाद भी मुझे कहें बाजी कितने पैसे दिए, ठीक है, नाले ते थप्पड़ खान नाले तेनू वापस से पैसे दें। उसने भी वही चीज इस बुक में करी है। एक चीज तो उसने लिख दी कि जापानीज की एज सबसे ज्यादा है, और जापानीज जो हैं वो जनाब बड़े हैप्पी हैं। हैप्पी का शब्द अपनी तरफ से मिला लिया, लॉन्ग लाइफ का तो ले लिया। ये भी तो सर्च करके देखो, गूगल पे जाकर ये भी तो देखो कि सुसाइडल रेट सबसे ज्यादा किस देश का है, सबसे ज्यादा सुसाइड कौन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट जो है वो जापान का है, और जापान के बाद अमेरिका का है। और ये दोनों देश ना पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बने हुए हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल इसलिए बने हुए हैं कि इन्होंने अपने आप को मशीन बना दिया है। जापानियों ने भी खुद को मशीन बना दिया है और अमेरिकन ने भी खुद को मशीन बना दिया है।
ये दोनों इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि पुराने वक्तों में ये कहा जाता था कि जी चांद गाड़ी जो है वो चांद पे गई तो चांद के ऊपर लिखा हुआ था मेड इन जापान। यानी कि ये एक जोक चलता रहा कि भैया जिस दरख्त को भी देखते हैं उसकी जड़ के नीचे लिखा होता है मेड इन जापान। चलो ये बात तो अभी चाइना ने उसकी मत मार दी है और उसने वो जो जापान की चीज थी वो चाइना ने छीन ली है, मगर जापानी सोच और चाइनीज सोच दोनों का आज मैं अंतर आपको समझा दूं कि उनकी सोचों में अंतर क्या है। जापान का खिलौना लाए ना दादा, दादा भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ खेडेगा, अगों ਉਹਦਾ पुत्र भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ खेडेगा, पोतरा आके भन्नेगा जापानी खिलौने ਨੂੰ। उस खिलौने के साथ मोहब्बत बढ़ेगी, आपकी प्यार बढ़ेगा कि जी उस खिलौने के साथ बाप भी खिला हुआ है, दादा भी खिला हुआ है, और वो खिलौना उस फैमिली का इतने सालों तक हिस्सा रहेगा, 30-35 वर्ष तक उनकी खिड़की में खड़ा रहेगा। इससे आपके अंदर कुछ वैल्यूज आएंगी, आपके अंदर कुछ प्यार बढ़ेगा, आपके अंदर एहसास बढ़ेगा, सिर्फ ऐसे खिलौने के आने से जिसकी एज ज्यादा हो। चाइनीज क्या करते हैं, चाइनीज ये करते हैं, वो कहते हैं कि यार ऐजा खिलौना क्यों बनाते हो कि जड़ा प्यो कोलों भी ना टुटे, पुत्र कोलों भी ना टुटे, पोतरा जाके तोड़े। तुसी ओ खिलौना बनाओ ना कि अगर वो एक खिलौना 300 ਦਾ है और वो 3 पुश्तां ने खेडिया है तो तुसी 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 खिलौने क्यों नहीं देंदे हो ताकि वो हर रोज नया खिलौना लें। जब किसी बच्चे को आप इस ट्रेंड के साथ खिलौने देते हैं कि वो हर रोज 1 रुपए का खिलौना ले और वो तोड़े, दूसरे दिन फिर लाए वो तोड़े, तीसरे दिन वो फिर लाए वो तोड़े, वो जिंदगी में किसी से प्यार करना नहीं सीखेगा, उसमें वैल्यूज नहीं आएगी, वो बेरहम हो जाएगा, वो बाकी सारी चीजों को भी ना खिलौने की तरह से तोड़ेगा। वो खिलौने तोड़ तोड़ के कल को बहन के साथ रिश्ता भी वो ऐसे तोड़ देगा जैसे खिलौना तोड़ा जाता है, मां से भी वो ऐसे कट्टी करेगा कि जैसे खिलौना तोड़ दिया, दादे से भी वो ऐसे रूठेगा जैसे उसने चाइना का खिलौना तोड़ दिया। ये चीजें जो हमारी साइकी के ऊपर जो इफेक्ट करती हैं, हम उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते कि यार किस चीज के करने से क्या भला होएगा, क्या नुकसान होएगा। साइकोलॉजिकली उस चीज के अच्छे एस्पेक्ट कौन से हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट कौन से हैं, हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें खिलौने ऐसे ही लेने चाहिए कि जो एक लंबे अरसे तक बच्चे के साथ रहें, बच्चे को वो खिलौने ना लेकर दें जो एक एक सेकंड में टूटे और आप कहेंगे ठीक है यार 10 रुपए दसी, तोड़ेगा बच्चा सुट देगा, वल्ले 10 का होर लिया देंगे, वो तोड़ेगा सुट देगा। आपने तो 300 में उसको 10 खिलौने लाकर दे दिए और हर रोज आपने बच्चे को राजी कर लिया, लेकिन बच्चे की सृष्टि में, बच्चे की हस्ती में, बच्चे की नेचर में, बच्चे की साइकी में, बच्चे की फितरत में जो बीज आपने बोया है वो बहुत जहरीला है, और उसका फल जब आएगा ना अगले 30 साल के बाद, वो फल बड़ा मुश्किल होएगा, बड़ा कड़वा होएगा। अब जो चीज जापान को टीज कर रही है और जापानियों को तंग कर रही है, जापानियों को सुसाइडल की तरफ ले जाती है, वो जापानियों का इग्नोरेंस है अबाउट द फिफ्थ भूत ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इंसान भाई 4 भूतों से नहीं बना, ये जल वायु अग्नो मट्टी से नहीं बना, इसके अंदर एक 5वां भूत भी है, और 5वां भूत है आकाश। आप ये दुनिया के अंदर जितने ये असूल बता रहे हैं, ये जो आपने असूल बताए हैं 4 के, यार आपको एक अच्छा लॉन्ग लाइफ के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको जी ये 4 प्रिंसिपल चाहिए। कौन से 4 प्रिंसिपल? कि आपको सबसे पहले अपना पैशन देखना है कि आपको पसंद क्या है, आप डेडिकेटेड किसके लिए हैं, कौन सा प्रोफेशन आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसमें जाएं। दूसरा, आपके पास बेसिक उसकी लर्निंग कितनी है, जानते कितने हैं, स्किल कितने आपके पास, बाई विर्च्यू आपको सपोर्ट कितनी मिल सकती है, उस काम में आपकी फैमिली कितना रोल प्ले कर सकती है, फ्रेंड सर्कल कितना हेल्प कर सकते हैं, और आपको दाएं बाएं से क्या क्या चीजें उसके लिए आसानी से मिल सकती हैं। थर्ड चीज, वो आपको किक बैक कितनी करती है, रिटर्न कितना आता है, वापस क्या आता है। फोर्थ चीज, दुनिया को उसकी जरूरत कितनी है। ये चारों के चारों चीजें इन 4 भूतों को चाहिए, जो ये 4 भूत जल वायु अग्नि मट्टी ये है। अब 5वां भूत आकाश है, और ये जो 4 के 4 प्रिंसिपल हैं
इसमें तो पांचवें प्रिंसिपल के लिए, पांचवें बोध के लिए कोई चीज ही नहीं है। आकाश के लिए क्या है? आकाश के लिए है स्पिरिचुअलिटी। और जब तक आप इस पांचवें बोध को एड्रेस नहीं करते, जब तक आप पांचवें बोध के लिए कोई चीज जनरेट नहीं करते, कोई भोजन उसके लिए नहीं बनाते, आप उस वक्त तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ये हैप्पी लाइफ, लॉन्ग लाइफ, ये हैप्पी लाइफ का मतलब है वो लाइफ जी 20 साल तो लेके 40 साल तक दी है। बस ये इस ब्रैकेट में हैप्पी रहने को हैप्पी लाइफ कहते हैं। मेरा मानना ये 20 साल की लाइफ को लाइफ कहना नहीं है। मैं कहता हूं फर्स्ट ब्रीथ से लेकर लास्ट ब्रीथ तक लाइफ है। और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਕਰੋੜ 4 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਬਿਤਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾओगे? उसके लिए क्या वो 3-4 करोड़ जो आपके पास पड़ा है वो आपको अब भी हैप्पी रखेगा? अब आप हैप्पी कैसे रहेंगे? अब आप इतने वीक हो गए, इतने कमजोर हो गए और आप इतने थक गए कि हुण जनाब तुसी काम करना भी चाहो ते तुहानू पुत्तर भी रोकदे ने, पोतरे भी रोकदे ने, कहंदे ने बाबा तैनू आराम ही नहीं आउंदा, ਉਹ तेरे हड ते हुण इस काबिल नहीं रह गए, हुण तेरे कोल बिजनेस नहीं हुंदा, हुण तू काम नहीं कर सकता, हुण दुनिया बड़ी फास्ट आ गई है, बाबा ये काम अभी हम करेंगे, आप बैठे घर पे। लो जी उस बाबे बेचारे नू काम भी नहीं असीं करन देना। ठीक है, ते जे बाबे ने किते कोई चीज पुछ लई है ते अगों असीं 100 दे नाल हुज्जतां करनियां ने, 100 दे लई अड़चना खड़ियां करनी है। तो ये चीजें अगले 20 सालों के अंदर उस पांचवें बोध की जो कमी रह गई उस बड़े बाबे में भी और आगे पूरी फैमिली में भी, उसका खमियाजा फैमिली भी भुगतेगी, बाबा भी भुगतेगा। ये वाइसा वर्षा है। आज आप अपने बच्चों में ट्रांसफर करें, कल को वो अगले बच्चों में ट्रांसफर करेंगे, फिर वो अगले बच्चों में ट्रांसफर करेंगे और आप तो चले जाएंगे, लेकिन पीछे जो आप बोध छोड़कर जा रहे हैं ये बोध ट्रांसफर होता रहेगा। हम इस फिफ्थ बोध को एक से दूसरे में ट्रेस नहीं होने देते। ट्रेस तब हो जब ये हमारे अंदर हो, तो हमारे अंदर होता नहीं है। जब हमारे अंदर नहीं होएगा, ये पांचवें बोध की डेफिशिएंसी जब आ जाएगी तो फिर हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट जागेगी। जब ये पांचवें बोध को भोजन जो स्पिरिचुअलिटी का है वो आप नहीं देंगे, जब तक इंसान स्पिरिचुअल नहीं होएगा, उसका गॉड पे, भगवान पे, रब पे विश्वास नहीं होएगा, उस वक्त तक इंसान अपने आप को, अपनी जिंदगी को मीनिंग नहीं दे सकता, अपनी लाइफ का ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ सकता। अब ये जो उसने ऑब्जेक्ट ढूंढा था, एक कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब एचआर मैनेजर, कामयाब डायरेक्टर बनने के लिए, फैक्ट्री ऑनर बनने के लिए, सेलमैन बनने के लिए, वो तो 20-30 सालों में वो बना रहा, वो तो उसको मिल गया, वो सफल इंसान तो हो गया। फैक्ट्रियां तो उसने 3 बना ली, फैक्ट्रियां 3 बनाने के बाद अब बैठ गया घर, और तीनों की तीनों फैक्ट्रियां आ गई हैं, 3 बच्चों के हाथ, एक बच्चे ने एक फैक्ट्री ले, तीनों इतने नालायक हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और बाबे ਨੂੰ भी नजर आ रहा है कि अगले 6 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ फैक्ट्रियां डुबो के घर बैठ जाएंगे और इनको लोग लूट के ले जाएंगे। अब बाबे ने फैक्ट्रियां बनाते हुए एक काम जो नहीं किया वो ये था कि फिफ्थ बोध अपने अंदर भी नहीं लाया और अपने बच्चों में भी ट्रेस नहीं किया। अगर अपने अंदर भी होता और बच्चों में भी ट्रेस किया गया होता तो फिर ये बच्चे उस फिफ्थ वैल्यू के साथ जब जुड़े हुए होते तो ऑटोमेटिकली इस बाबे को वो फूल बना लेते, वो चारपाई के ऊपर ऐसा फूल बना के उसको रखते कि दुनिया उसको देखती कि यार बाबों को रखा कैसे जाता है। हमारे लिए तो बाबे बन गए वो ओल्ड एज होम में रखने वाली चीजें, ऐसे आर्टिकल के जिनको घर से उठाकर बंदा बाहर फेंके। कहते हैं कि जी एक बंदे ने इसमें क्या, जिधर वो हमारा मैच भी हुआ था छत्तीसगढ़ के पास, भोपाल में मेरे ख्याल मैच था जो डेफर भी हो गया था, वहां किसी बंदे ने कोठी बनाई थी और वो कोठी वाला जो था उसने अपने पिता को बाहर गिराज में चारपाई डाल के दी हुई थी। बाप गिराज में रहता था, अंदर पति पत्नी और बच्चे रहते थे। बाबे बेचारे को इतनी वो नहीं अलाउ करते थे, परमिशन देते थे कि घर के अंदर बाबा भी रह ले। बाबा की डेथ हो गई, बाबा स्वर्ग सुधार गया। बाद में कहते हैं कि भूकंप आया, भूंजाल आया और उस कोठी में दरार पड़ गई, दरमियान से वो दरार किसी मिस्त्री से फिल नहीं हो रही।
वो ऐसी दराड़ है, उसमें सारे मटेरियल ला के, सारा केमिकल लगा लगा के दुनिया ने देख लिया है। वो कोठी की वो दराड़ नहीं सीधी होती, और वो शर्म के मारे बाहर किसी को दिखाने जोगा भी नहीं कि मेरी इतनी कीमती कोठी के अंदर ये दराड़ है। ये ऐसी दराड़ें तब आती हैं कि जब आप इतने नॉन स्पिरिचुअल हो, इतने नॉन स्पिरिचुअल हो कि आपने स्पिरिचुअलिटी में खुद भी पग नहीं धरा और आगे बच्चों को भी आपने नॉन स्पिरिचुअल रखा। इस बुक के राइटर ने 4 चीजें 4 भूतों को एड्रेस करते हुए तो लिख दी, और चारों भूतों को चाहने वाले कीड़े मकोड़े उस बुक के ऊपर यूं रेवड़ियों की तरह लपक पड़े, और उन्होंने हाथों हाथ लाखों कापियां तो उसकी खरीद ली। 5वां एलिमेंट उसने एड्रेस नहीं किया, और ये उसने नीचे नाम बताया कि जापान के अंदर सुसाइडल रेट सबसे ज्यादा क्यों। जापान के अंदर सुसाइडल रेट सबसे ज्यादा इसीलिए है कि जापान के ऊपर जब हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फेंके गए, तो उसके बाद उन लोगों ने स्पिरिचुअल होने की बजाय मटीरियलिस्टिकली डेवलपमेंट को अपना रास्ता बना लिया था कि हम इतनी डेवलपमेंट करेंगे कि हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के जरिए, अपनी फैक्ट्रियों की ग्रोथ के जरिए, अपने आप को इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे लाने के लिए पूरी दुनिया को, पूरे अपने देश के लोगों को ना वो थाट दे दी कि जो कुछ है वो धन है, जो कुछ है वो लाइफ की डेवलपमेंट है, जो कुछ है वो अचीवमेंट है, जो कुछ है वो पैसा है। वो सारी चीजें पा ली, मगर फिफ्थ भूत को वो भूल गए, अपने रब को वो भूल गए। रब को भूलने की वजह से जब ये सारी चीजें पाते हैं और बुढ़ापे में आते हैं, तो फिर उनको समझ नहीं आती कि अब जाना किस तरफ है, तो उस वक्त वो सुसाइडल कर लेते हैं। सारा कुछ घर में पड़ा होता है, गाड़ी बेहतरीन जापानी घर में खड़ी होती है, बीवी भी घर च जापानी खड़ी होंदी जिहड़ी कोई टुटण भज्जण वाली नहीं हुंदी, वो बड़ी पक्की हुंदी है। बाकी सारी चीजें जापानी होती हैं, बस एक फेथ जो है ना, वो जो आकाश से आने वाला है ना, वो उनके पास नहीं होता, और वो आकाश से ही मिलता है, रब की तरफ से ही मिलता है। रब जब आपको अपने साथ जोड़ लेता है, और जब आपके झोली में फिफ्थ भूत भी डाल देता है, उसके बाद जो आपकी डेवलपमेंट होती है ना, वो डेवलपमेंट आपकी देखने वाली होती है, और उसके साथ आप एक ऐसा इंसान बनते हैं जिस इंसान को पूरी दुनिया पसंद करती है। अगर ये चीज ना हो तो फिर आप कभी उसमें नहीं जा सकते, उसमें सफल नहीं हो सकते। अब इस फिफ्थ बोध को हम कैसे डेवलप करेंगे, इस फिफ्थ बोध के साथ हम अपने आप को आगे कैसे लेकर आए, और ये फिफ्थ बोध का ट्री अपने घर में कैसे उगाएं। आपने ये देखा होगा कि जब किसी भी जमीन के अंदर, किसी भी टुकड़े के अंदर जब आपने कोई बीज गाड़ना होता है ना, तो बीज गाड़ने से पहले वहां का जो फार्मर होता है, जो किसान होता है ना, वो आकर उस जमीन का ना सीना चीरता है, वहां वो हल चलाता है, उसको रेजा रेजा करता है, उस मट्टी को बुरबुरा कर देता है। ये बुरबुरापन जो है उस मट्टी के साथ दुश्मनी के लिए वो नहीं कर रहा होता। जैसे 2 जमीन के टुकड़े थे, एक टुकड़े के ऊपर खड़े होके एक फार्मर ने कहा कि कल मैं यहाँ पे बरगद का पेड़ लगाऊंगा, बोर्ड का दरख्त लगाऊंगा। इस टुकड़े ने सुन लिया, इस टुकड़े ने उस दूसरे टुकड़े को ना मुबारकबाद दी रात को कि जी आपको कांग्रेचुलेशन, कल मुझे पता चला है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा वृक्ष लग रहा है, आप एक बहुत बड़े दरख्त की मां बन रही हैं। ठीक है, अब इसने रात को इतनी बड़ी खुशखबरी ली कि जी मैं एक बहुत बड़े दरख्त की ना मां बनने वाली हूं। अगले दिन हुआ क्या, अगले दिन जनाब आ गए फार्मर के 2-4 बंदे, और उन्होंने वहां जो झाड़ियां खड़ी थी ना, उनको कुलाड़ियों से, कुदालों से, कसियों से, खूंटियों से उखाड़ना शुरू कर दिया। जमीन का तो जनाब इधर से गोडा जख्मी, उधर से टांग जख्मी, इधर से स्किन जख्मी, नाक टूट गई, आंखें सूज गई, जमीन दी इन्होंने सत्यानाश कर छड़ी। उस ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ सत्यानाश कर दी है। उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर खड़े होके अंकल यही बात कह रहे थे कि जी इत्थे मैं बहुत बड़ा दरख्त लाना है। अब अगले दिन और क्या होता है, जब उन्होंने वो झाड़ियां सारी उधर
से उखाड़ ली तो बाकी जो घास फूस था वो इकट्ठा करके उसको आग लगा दी। उस हिस्से ਨੂੰ फिर चंगा सेका पहुंचा, उन्हें फिर उस आंटी नाल लड़ाई लई कि लै हुण ते मेरा सीना भी साड़ दिता, मेरी स्किन भी साड़ दी, मेरे नाल इंज हो गया। उन्हें कहा यह तो मैनू नहीं पता, पर मैनू इंज ही किया सी अंकल ने कि मैं इत्थे बरगद दा पेड़ लाउणा हैगा। तीसरे दिन वो एक ट्रैक्टर लेके आ जाता है, उसके पीछे इतना बड़ा फाला लगा होता है और वो जनाब ट्रैक्टर उधर घुमाने लग जाते हैं। उस जगह के निचले वाले हिस्से को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तोड़ फोड़ के सारी मट्टी को ना बिल्कुल वो ना भुरभुरा करके नरम करके कर देते हैं। 1-1 फुट तक उसकी गहराई में सारी मट्टी का हशर हो जाता है। अब ये मट्टी फिर उस साथ वाली मट्टी को कहती है कि तू ते मैनू मुबारकां देंदी से, मेरा हशर देखे की होया। अब वो साथ वाली मट्टी कहती है कि आपको आज अपना हशर बुरा लग रहा है, लेकिन आप उस टाइम को सोचें कि जब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होगा और उसके छांव के नीचे कितने लोग बैठेंगे। किसी बड़े दरख्त की मां बनने के लिए उस मट्टी को इतना दर्द सहना पड़ता है, उसके साथ इतना कुछ होता है। ऐसे ही रब जब हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में कोई बड़ा दरख्त उगाना चाहता है, जब रब ने यहां कोई बरगद का पेड़ लगाना हो, कोई मैंगो ट्री लगाना हो, कोई जामुन का दरख्त लगाना हो, कोई किन्नू का दरख्त लगाना हो, कोई अंगूर की बेल चढ़ानी हो, तो रब हमारे भी इस हृदय की जमीन को ना ऐसे ही पहले आके हल चलाता है। और वो हल कष्ट की शक्ल में चलता है, दुख की शक्ल में चलता है, तकलीफ की शक्ल में चलता है। अब दुख और तकलीफ को तो आपने अपनी फेलियर कह दिया है, आपने अपनी नाकामी कह दिया है, आपने कहा है कि जी मैंने एक कामयाब इंसान बनना है। आप कामयाब बनना कहते ही इस चीज को है कि जी मैं दुखा तो बच जावा, मैं तकलीफां तो बच जावा, मैं मुसीबतां तो बच जावा, मेरे उत्ते कख काने ना जलाए जान, मेरे उत्ते खोटियां ना चलाइया जान, मेरे उत्ते कहियां ना चलाइया जान। जब आपके ऊपर कहीं कुदाल, खोटी, खांसी ऐसी कोई चीज नहीं चलेगी, अग्नि नहीं चलेगी, तो आपके सीने में बीज भी नहीं आएगा। अब बीज के आने के लिए आपको इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और हम इंसान इतने वीक हैं कि इस अटर्नल प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करते कि रब ऐसा आखिर हमारे साथ क्यों कर रहा है। वो असल में इन सारी चीजों से गुजार के आपके दिल की मट्टी को नरम करना चाहता है। जब आपके दिल की मट्टी नरम हो जाए, फिर उसमें वो बीज डालता है, फिर उसमें वो पानी डालता है, फिर वो मट्टी अंदर से उस बीज को कॉम्पल बना के बाहर निकालती है और कल को वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, दरख्त बनता है। फिर उसके साए या फल से दुनिया मुस्तफीज होती है। जब आपको ये फिलॉसफी और ये चीज समझ आ जाएगी, तो आप अपनी जवानी के अंदर अपने दिल की मट्टी को नरम रखेंगे ना, तो फिर आप सिर्फ धन के पीछे नहीं भागेंगे, दौलत के पीछे नहीं भागेंगे, दिन रात सफलता के पीछे नहीं भागेंगे, कामयाब होने के पीछे नहीं भागेंगे। आप कुछ ना कुछ टाइम निकाल के ना शाम के समय में ना सारा कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल भाल के आप अपने घर के बाबों के पास जाएंगे। आप अपने दादा के पास, दादी के पास, नाना के पास, नानी के पास बैठेंगे। आप उनको सिर्फ ये रियलाइज करा देना कि आप हैं, आप हमारे घर में हैं। दादो आपका क्या हाल है? आज तो आपने सराहना उठा के इधर रखा हुआ है। दादो ये सराहना आप इधर क्यों नहीं रख लेती? ओ मैं थले दे एनक रखी सी थी, ओ मैनू लभण ही नहीं डई सी। इस एज में आकर अगर उन्होंने एनक सरहाने के नीचे रखी है ना, तो उनकी ऐनक सामने टेबल पे भी पड़ी हो ना, उनको दिख भी रही हो, तो उनको आदत होती है सराहने के नीचे से लेने की। वो पता है क्या करेंगे? उस टेबल से ऐनक को उठाएंगे, फिर सराहने थले रखेंगे, तो आधे सेकंड बाद सराहने थलू चक्कणगे, क्योंकि आदत है सराहने थलू चक्कण दी। जब आप उनकी आज इस नेचर का ख्याल करेंगे, आप उनके दिल को प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन कल को, आने वाले कल को, 35 वर्षों के बाद आप उस चारपाई पे बैठे होंगे और आपके सामने ऐसे ही आपका बेटा या पोता बैठा होएगा और वो आपके साथ भी ऐसे ही बातें कर रहा होगा और आपको भी ऐसे ही हैप्पी रखने की, आपको भी लॉन्ग लाइफ में ले जाने की, आपको भी खुश रखने की कोशिश कर रहा होगा। ये चीजें हमें आज से करनी है, वक्त से करनी है, क्योंकि लाइफ वक्त है। अब ये कहा जाता है कि जो आदमी गाफिल होता है ना, इग्नोरेंट होता है ना,
जाहिल होता है ना, उसकी आंख कब खुलती है? जब मौत सामने आ जाती। वो मौत को जब देखता है तो उसकी आंखें खुलती हैं, उसको सारी जिंदगी आंखें खोलने का मौका ही नहीं मिलता। अब जब आंखें खुली तो इसके खोलने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब हाथ से वक्त निकल रहा होता है, टाइम जा रहा होता है। तो जो टाइम आपके पास है, जो वक्त आपके पास है, इस वक्त को बांटिए। हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने धन को, अपने पैसे को, सारी चीजों को शेयर कर लेते हैं। वक्त शेयर करने का हुनर और फन नहीं सीखते कि दूसरों के साथ वक्त कैसे शेयर किया जाए। हम वक्त शेयर करते हैं तो अपनी इंटरेस्ट के टॉपिक छेड़ लेते हैं, अपनी पसंद के टॉपिक छेड़ लेते हैं। अपनी पसंद के टॉपिक छेड़ के आप कभी किसी को वक्त नहीं दे सकते। वक्त देने का मतलब है आप अगले बंदे की पसंद का टॉपिक छेड़ें, जो उसको पसंद है। जब उसकी पसंद का टॉपिक आप अपनी जुबान पे लाएंगे तो वो बंदा खुलेगा, वो बंदा बोलेगा, वो बंदा डिस्कस करेगा। आप पसंद आप अपनी रखें सामने और कहें कि मैं अगले बंदे को वक्त दे रहा हूं, आप वक्त उसे नहीं दे रहे। वक्त तब आप किसी को देंगे जब आप उसके साथ होंगे, उस जैसे होंगे, उसके माहौल में होंगे, उसके सोशल प्रेशर को समझेंगे, उसकी नीड्स को समझेंगे, उसकी नेचर को समझेंगे, उसकी जरूरतों को समझेंगे। ये चीजें हमें आज करनी है, आज करेंगे अपने कल के लिए, अपने परसों के लिए। दूसरी चीज, हमें अपने रिश्तों को ना निभाना नहीं आता। हम रिश्ते बनाते जरूर हैं, निभाते नहीं हैं। कहते हैं कि रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मट्टी के चाक के साथ मट्टी लिखना। रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मट्टी के रोड़े के साथ मट्टी के ऊपर मट्टी लिखना। तो हम बड़ी आसानी से माँ और टा और आ लिख के, तो अक्षर डाल के तो हम मट्टी लिख देंगे। लेकिन रिश्तों को निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी के साथ पानी लिखना। जब आपको पानी के साथ पानी लिखना पड़े ना, तो फिर समझ आती है कि ये कितना मुश्किल है। मट्टी के साथ तो मट्टी आप एक सेकंड में लिख देंगे, रिश्ते बना लेने में देर नहीं लगती। आप बाहर निकले ना, तो गली में अगर आपको 100 बंदा मिला है ना, तो आप 100 बंदों के साथ रिश्ता बना लेंगे। आप 100 बंदों को अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपना पिता, अपना मामा, अपना चाचा, अपना ताया आप बोल देंगे। रिश्ते तो बन गए पल भर में। अब निभाने की जब बारी आती है ना, तो फिर बड़ी देर लगती है, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। हमें रिश्तों को निभाने की रीत नहीं है। हम में से हर शख्स जब तक उस रिश्ते में आता नहीं है, तब तक उसी रिश्ते का गिला करता रहता है। हम में से हर बहू जब नए घर में जाती है तो उसकी जुबान पे सास का ही गिला होता है। ठीक 20 साल के बाद वो सास बनी होती है, फिर नहीं समझ आती कि आखिर उसने अगर सास की कोई खामियां देखी थी तो आज अपने अंदर से क्यों नहीं निकालती। उसकी डॉटर इन लॉ को भी वही स्यापा, वो भी आके सस दे गिले कर रही है। फिर ओदी जदों अगों डॉटर इन लॉ आनी है, वो भी आके सस दे गिले कर रही है। किसी भी सास ने अपने घर के अंदर ये रिश्ता नहीं निभाया कि सास सास नहीं होती, सास आपकी मां होती है। जब एक दफा ये रिश्ता निभ जाएगा, एक दफा इस रिश्ते को आप बना देंगे, तो उस घर की रीत बन जाएगी कि इस घर में सास नहीं रहती, इस घर में हमेशा मां रहती है। वहां जो भी आएगी वो अपनी मां के पास ही आएगी। और यही चीज अगर इस घर में डे वन से आने वाली को अगर बेटी समझा जाए, बेटी का रिश्ता निभाया जाए, तो इस घर से जितनी भी जाने वाली होंगी ना, वो जहां भी जाएंगी वो बेटियां बन के दिखाएंगी, वो डॉटर इन लॉ कभी नहीं बनेगी। ये रिश्ते हमेशा दो तरफे होते हैं, किसी एक तरफ से भी नहीं निभते। बाज दफा हम में अच्छाई करते हैं, अच्छा बनते हैं, और हमें आगे से अच्छाई नहीं मिलती। हम रिश्तों को हत्तल वसा अपनी आखिरी लिमिट तक, आखिरी हद तक निभाने की कोशिश करते हैं, मगर अगला बंदा रिश्ते निभाने की तरफ आ नहीं रहा। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी बंदे को ना
किसी बंदे को अच्छाई की या वैल्यूज की लैंग्वेज समझ नहीं आती, उस बंदे को अगर आप अपने आप को मजलूम बनाए रखेंगे, आप सर सुट के और कुल्लू दे बैल की तरह अगर आप बहते चले जाएंगे, तो जो आज आदमी आपके ऊपर नाखन जितना जुल्म कर रहा है ना, ये ऐसा ऐसा जुल्म बढ़ता बढ़ता एक वक्त आएगा कि ये इतना बड़ा ईफल टावर जितना जालिम बन जाएगा। इस जालिम को कभी अगर रियलाइज करा दिया जाए कि भाई आप जुल्म कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, तो शायद उसको वहां पे फुल स्टॉप लग जाए। हमें जालिम को रियलाइज भी कराना चाहिए, कहना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, सिर्फ सिर सुट के कुल उदा बैल नहीं बनया रहना चाहिए। लेकिन ये चीजें कहते हुए मोरालिटी का दामन, इखलाकियात का दामन, अच्छाई का दामन कभी अपने हाथ से ना जाने, और आप उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करें, बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करें कि आप एक चीज अगले बंदे तक कह भी दें, पहुंचा भी दें, मगर वो रिस्पेक्टफुल मैनर्स के साथ हो, इज्जत के साथ हो, उसमें अगले की इंसल्ट करना मकसद ना हो, अगले बंदे को रियलाइज कराना मकसद हो, अगले बंदे को समझाना मकसद हो। हमें रिश्तों को निभाने में अगर कहीं कोई कमी नजर आती है तो ये कमी हमें फौरन दूर करनी चाहिए। जैसे फैक्ट्री को चलाने में फैक्ट्री के अंदर कोई कमी नजर आए तो हम शाम से पहले दूर करते हैं, रिश्तों के अंदर अगर कहीं कोई फलाप नजर आता है तो उसको दूर करने में कभी देर ना करें, उसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखें, प्रायोरिटी नंबर 1 पे उसको हल करने की कोशिश करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, और पूरे परिवार के सब लोग पूरे परिवार को एक मुट्ठी समझें, एक फूल समझें, और उस फूल की कोई पत्ती दूसरी पत्ती से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक पत्ती ही इंपॉर्टेंट है, और वो सारी पत्तियां मिलके ही उस फूल का हुस्न बनाती हैं। अगर कोई पत्ती ये समझे कि मैं इस फूल के बनाने में बड़ी इंपॉर्टेंट हूं, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट हूं, तो ये इंपॉर्टेंस उस फूल को बिखरने की तरफ लेकर जाएगी, उस फूल को यूनाइट नहीं रखेगी। हमें रिश्तों को निभाते हुए उस फूल को यूनाइट रखना है। भले से हम जो भी पत्ती हैं, हमें अपने गिर्द वाली पत्तियों का भी एहसास और ख्याल करना चाहिए, उनके लिए सैक्रिफिकेशन का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। अगली चीज जो कामयाब इंसान को कामयाब बनाती है, वो मैं कल परसों एक बच्चे से भी ना मजाक में ये चीज कह रहा था कि किसी ने किसी सफल इंसान से पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आप कैसे सफल हुए हैं, कैसे एक कामयाब इंसान बने हैं। तो उस बंदे ने आगे से ये कहा कि ओनली 2 वर्ड्स, सिर्फ 2 वर्ड्स हैं मेरी कामयाबी का सीक्रेट, मेरी सक्सेस का सीक्रेट, सिर्फ 2 वर्ड हैं। उसने पूछा व्हाट आर दोज, तो उसने आगे से कहा राइट डिसीजंस, राइट डिसीजंस, कि मैं ठीक फैसले करता हूं। हम बाज दफा फैसले ठीक नहीं करते, ठीक टाइम पे नहीं करते, ठीक फैसले न करने की वजह से, ठीक टाइम पे फैसले न करने की वजह से हमें आने वाले समय में बड़े दूर के खमियाजे भुगतना पड़ते हैं। वो फैमिली के अंदर भी, वो लोगों को समझने में भी, लोगों को परखने में भी, लोगों को डील करने में भी। और पंजाबी दे विच क्या जांदा है कि भाजी अकल जिहड़ी है ना, अकल है ये बादाम खाण नाल नहीं आउंदी, ये धक्के खाण नाल आउंदी है, और धक्के खाने के लिए हम तैयार नहीं है। बादाम खाने वास्ते सारे ही तैयार हैं और समझते ये है कि शायद बादाम खावांगे अकल आ जाएगी, ये बादामां नाल नहीं आउंदी, ये धक्कियां नाल आउंदी है। जब इस बंदे ने अगला उससे प्रश्न किया कि यार ये तो ठीक है कि राइट डिसीजन से तुम कामयाब हुए हो, लेकिन राइट डिसीजन लेने तक पहुंचे कैसे हो, यहां तक आए कैसे हो, किस तरीके से इस स्टेज पे पहुंचे हो कि आप जो डिसीजन लेते हैं वो राइट होता है, वो ठीक होता है। तो उसने आगे से कहा कि ओनली 3 वर्ड्स। व्हाट आर दोज? उसने कहा एक्सपीरियंसेस, रॉन्ग डिसीजंस, एक्सपीरियंसेस, रॉन्ग डिसीजंस। मेरे गलत फैसलों के तजर्बात ने मुझे इतना सिखा दिया है कि अब मैं राइट डिसीजन लेता हूं। तो जो एक्सपीरियंसेस रॉन्ग डिसीजंस हैं, ये हम लेने के लिए तैयार नहीं है। 18-20 साल दी मुंडी
या काकी वो किते प्यार कर दिए, एक दफा दिल टुटदा है, उस तो बाद कहंदी है सारी जिंदगी हुण ब्याह ही नहीं करना, हुण मैं किसी नाल गल ही नहीं करनी। कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ 100 ਸਿਆਪੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, सुसाइड कर लेंगे। भाई ये जो आपने रॉन्ग डिसीजन किया है, ये आपको एक सीख दे रहा है, वो सीख लो। ये रॉन्ग डिसीजन की सीख ही आपका एक स्टेप बनेगी राइट डिसीजन लेने की तरफ। आज तुझे इस एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा कि किस तरह के इंसान कैसे कैसे धोखा देते हैं, कैसे कैसे दिल तोड़ते हैं, कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। इन्हीं फ्रॉडियों के अंदर से आपने सच्चे और सुच्चे मोतियों को ढूंढना होता है, और वो सच्चे और सुच्चे मोती आपको तभी मिलेंगे जब आपको रॉन्ग एक्सपीरियंसेस बार बार होंगे। तो अगर आप रॉन्ग एक्सपीरियंसेस करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते, तो फिर आप राइट डिसीजन लेने तक भी नहीं पहुंच सकते। राइट डिसीजन लेने के लिए आपको रॉन्ग डिसीजंस का एक्सपीरियंस करना चाहिए, और उन एक्सपीरियंसेस को ओन करें, उनसे लर्निंग लें, उनसे सीख लें, समझें, और उस सीख को आगे बेस्ट यूटिलाइज करें। जब आप यूटिलाइज करेंगे तो देन आप इस स्टेज पे आएंगे कि आपने अपनी लाइफ को बेटर तरीके से कैसे करना है। हम सब के सब जिंदगी के 4 भूतों के पीछे भागते हैं। 5वें भूत को टोटली हमने बाय बर्थ डाइवोर्स दी हुई होती है, और 5वां भूत होता है रब से जुड़ना, रब से अर्जियां लगाना, रब से दुआ करना, रब से प्रे करना, रब से मांगना। ये सारी जिंदगी की कामयाबियों की कुंजी है। दुनिया के किसी इंसान की लाइफ की सफलता की सबसे बड़ी सक्सेस की जो की है वो प्रे है, प्रे। जब इंसान को प्रे करना आ जाएगी ना, रब से मांगना आ जाएगा ना, ढंग आ जाएगा ना, तो फिर दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे पीछे फिरेंगी। हम कुछ गलत चीजों के पीछे भागते हैं, गलत चीजों का इंतखाब करते हैं, हमें समझ नहीं आती। हम सूर्या देव की तरफ मुंह करते हैं और सूर्या देव की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। जब सूर्या देव की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे तो आपके छाया जो है वो आपके पीछे पीछे आएगा, आपका पीछा करेगा। आप जितना जोर से भागेंगे उतना जोर से साया, आपका प्रतिबिंब, आपकी परछाई आपके पीछे आएगी। लेकिन लोग सूर्य देव की तरफ, आकाश की तरफ मुंह नहीं करते, अपनी परछाइयों के पीछे भाग पड़ते हैं और उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, और परछाइयों को पकड़ने में सारी उम्र भागते रहते हैं। गिट्टे गोडे खोड़े हो जाते ने, बंदा डिग पैंदा है, आखिरी साह आ जाती है, यह परछाई नहीं फड़ी जाती। अगर 4 भूतों वाली सफलता और सक्सेस का नाम सक्सेस है, तो फिर जापानीज जो हैं वो सारे के सारे सक्सेस हैं, वो वाकई बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ये नहीं मुझे समझ आती कि आखिर उस जापान के अंदर लोग सुसाइड क्यों करते हैं। मेरे नजदीक लाइफ की जो टोटल जो कंप्लीट सक्सेस है वो 5वें भूत को शामिल किए बगैर नहीं हो सकती। जब तक आप उस 5th भूत को अपनी सफलता का पार्ट नहीं बनाते, पार्सल नहीं बनाते, हिस्सा नहीं बनाते, उस वक्त तक आपको कंप्लीट सक्सेस नहीं मिलती। कंप्लीट सक्सेस का तो मतलब ही ये है कि आपके आखिरी 20 साल भी वैसे ही हैप्पीनेस में गुजरे जिस तरह आपकी जवानी गुजरी थी, और उन 20 सालों की हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ 5th भूत की डेवलपमेंट से होती है। और ये बीज आपको 20 साल क्या अपनी डे 1 पे बीजना चाहिए। जब आपने डे 1 से फर्स्ट ब्रीथ से ये बीज बोया होएगा, तो जब आप 40 सालों के होंगे तो ये दरख्त एक बहुत बड़ा बन चुका होगा। फिर इसका फल इतना होएगा कि आप पूरी दुनिया में बांटें, फिर इसकी छांव इतनी होएगी कि आप खुद भी नीचे बैठें और दूसरों को भी आप नीचे बैठने के लिए ऑफर करें। जो पूजा है ना, या पाठ या तप, ये जितना भी आप कर लें, आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आपका पूजा, आपका पाठ, आपका तप, आपकी ये जाप, ये सारी चीजें स्वीकार होंगी। एक चीज की गारंटी है कि वो रब हमेशा स्वीकार करता है, और वो होती हैं आपकी सर्विसेज। अगर आप दूसरों को सर्विसेज देते हैं, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, आप दूसरों से दर्द शेयर करते हैं,
आप दूसरों का हाल चाल पूछते हैं, तो ये ऐसा कर्म है जो रब हमेशा स्वीकार करता है। इसको रब कभी भी निग्लेक्ट नहीं करता, इसको रब कभी भी नहीं रद्द करता, और ये कभी भी रद्द नहीं जाता। बंदे के मुंह से निकली हुई दुआ वो रब कभी भी नहीं जाने देता। तो जिनको आप सर्विसेज देंगे, जिनकी आप हेल्प करेंगे, जिनके साथ आप रिश्ते निभाएंगे, जिनका आप ख्याल रखेंगे, जिनके साथ आप शेयरिंग करेंगे, जिनके दुखों को आप बांटेंगे, जिनकी तकलीफों को आप बांटेंगे, वो यकीनन अपने अंदर से, इनर कोर से, मन से आपको दुआ देंगे। और वो दुआएं जब आपको लगेंगी ना, तो फिर आपकी जिंदगी में कामयाबियां आएंगी। और ये याद रखिए कि बुढ़ापे में जो सुख होते हैं, ये एफर्ट से नहीं आते, ये विजडम से नहीं आते, ये धन से नहीं आते, ये दौलत से नहीं आते, ये किसी चीज से नहीं आते। ये एक ही चीज से आते हैं, अगर आपके नसीब में हो। और नसीब कैसे बनता है? जब नसीबों के लिखने वाले के साथ आपकी बनती हो। जो नसीबों के लिखने वाला है, कभी उसके साथ भी बनाएं, उसके साथ भी थोड़ा बहुत टाइम निकालें, और कभी उसको भी याद कर लिया करें। हम रिजेक्ट के पीछे तो भागते हैं, और जो रिजेक्ट देने वाला है उसके लिए हमारे पास टाइम ही को नहीं होता। सारी जिंदगी रिजेक्ट इकट्ठा कर लिया, और जहां से रिजेक्ट आता है कभी उसके साथ बनाई ही नहीं। रिजेक्ट तो उसने भेज दिया, लेकिन रिजेक्ट के जरिए से जो आनंद आना चाहिए था वो ना आया। रिजेक्ट तो आ गया मगर सुकून ना आया। रिजेक्ट तो मिल गया मगर इटर्नल पीस ना मिला। रिजेक्ट तो मिल गया, दिल अपनी जगह पे ना बैठा। इस दिल को अपनी जगह पे बिठाने के लिए रिमेम्बरेंस ऑफ ईश्वर, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, रिमेम्बरेंस ऑफ भगवान, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, ये नेसेसरी है, ये जरूरी है। और यही सबसे पहली और सबसे लास्ट की है आपकी सफलता की, आपके इटर्नल पीस की, आपके सुकून की, आपके दुखों से निजात की। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी को कंप्लीट सुखा में देखना चाहता है, तो फिर उसको इस फिफ्थ बोध के साथ भी बना के रखनी पड़ेगी। मेरे सारे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा